गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास में सीजीपीएस डोंगरगांव में। आज जो है बच्चों हम लोग 11वें भाग जो है अर्थशास्त्र के जो है अध्याय 2 में आज पढ़ेंगे मांग की लोच का महत्व। इससे पहले मांग की लोच की आवश्यकता के बारे में बताया गया था, उसमें आपको है ना, उसमें हमने देखे थे। जैसे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने, जैसे यहाँ पर जीवन स्तर करके आपका बताया गया था यहाँ पर, है ना, कि किस प्रकार जो है मांग की लोच के बारे में हमने पढ़े थे। जैसे मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तथ्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे इसमें से इस पाठ का। ठीक है, अगला चलिए अपन देखते हैं मांग महत्व में। चलिए मांग की लोच का महत्व तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से। मांग की लोच की धारणा का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है, सभी बताया गया यहाँ पर। इससे आर्थिक विकास की अनेक समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। लॉर्ड स्किन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र के लिए मार्शल की सबसे बड़ी देन मांग की लोच का सिद्धांत है। मतलब इसका देन जो है मार्शल के द्वारा बताया गया है मांग की लोच का सिद्धांत के अंतर्गत, है ना। तथा इसके अध्ययन के बिना मूल्य तथा वितरण के सिद्धांतों की विवेचना संभव नहीं है। मतलब इसके मूल्य जो वितरण बांटते हैं उसकी विवेचना करना संभव नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। अगला देखेंगे मांग की लोच के महत्व निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में महत्व। सबसे पहले हम मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, पहला देखेंगे। उसी में मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में मांग की लोच के महत्व को निम्न बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, सम्य की दशाओं में, मतलब सम्य बराबर की दशाओं में मूल्य निर्धारण करना। ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सम्य की दशा के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में मांग की लोच की धारणा काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। कोई भी फर्म साम्य की स्थिति में उस समय होती है जब फर्म की सीमांत आय एवं सीमांत लागत बराबर होता है। जितनी मांग है उतने उनकी लागत लग रहा है। ठीक है, तो सीमांत आय मांग की लोच पर निर्भर करती है। प्रत्येक उत्पादक को अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते समय उसकी मांग की लोच को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि उसकी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक है तो वह अपनी वस्तु का मूल्य कम रखेगा। ध्यान रखेंगे, है ना, मांग ज़्यादा है उसका। और यदि मांग की लोच कम है तो वह अपनी वस्तु का मूल्य ऊंचा रख सकता है। अगला देखेंगे एकाधिकार की दशा में मूल्य निर्धारण। तो एकाधिकार को भी अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते समय उनकी मांगों की लोच को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि एकाधिकारी केवल वस्तुओं की पूर्ति पर नियंत्रण रख सकता है, उसकी मांग पर नहीं। मांग मतलब हमेशा बढ़ते या घटते रहता है। इसलिए यदि किसी वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार है तो उसे ऐसी वस्तुओं का मूल्य कम रखना पड़ेगा जो अत्यधिक लोचदार है तो। और यदि किसी वस्तु की मांग कम लोचदार है तो वह उसका मूल्य ऊंचा रख सकता है, तभी वह अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। समझ आया सब बच्चों यहाँ पर। अब आता है तीसरा, एकाधिकारी मूल्य विभेद की दशा में मूल्य निर्धारण करना। तो मूल्य विभेद का अर्थ होता है एक ही वस्तु को विभिन्न बाजारों में अलग अलग मूल्य पर बेचना। ठीक है, यहाँ पर समझ आया मेरे ख्याल से। जिस बाजार में वस्तु की मांग बेरोजगार है उसमें उत्पादक अपनी वस्तु को ऊंची कीमत पर बेच सकता है, मतलब ये आरामदायक बोला जाता है। लेकिन जिस बाजार में वस्तु की मांग अधिक लोचदार है वहाँ उसे अपनी वस्तु का मूल्य कम रखना पड़े ताकि वह अधिकतम बिक्री कर अधिक लाभ कमा सके। यहाँ पर, है ना बच्चों। अगला देखेंगे संयुक्त पूर्ति की दशा में मूल्य निर्धारण करना। कभी कभी कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनकी पूर्ति संयुक्त रूप से की जा सकती है, जैसे गेहूं व भूसा, चीनी व शक्कर आदि। ऐसी दशा में इन वस्तुओं को अलग अलग लागत कर पाना कठिन होता है, अतः इनका मूल्य उनकी मांग की लोच के आधार पर निर्धारण किया जाता है। जिस वस्तु की मांग बेरोजगार होती है उसका मूल्य ऊंचा निर्धारण किया जाता है, और जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उसको लोचदार होती है उसे कम तुलनात्मक रूप से रखा जाता है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, ध्यान सुनिए बच्चों यहाँ पर, क्योंकि जो मूल्य जो है क्या है कम मात्रा में लेते हैं उनको जो है कम रखना पड़ता है ताकि उसको अधिक से अधिक ले सके, ऐसा है पर। अब देखेंगे वितरण के सिद्धांत में महत्व। जैसे उत्पादन के विभिन्न साधनों के मूल्य निर्धारण भी मांग की लोच की धारणा का विशेष महत्व है। उत्पादक उन
साधनों को अधिक पारिश्रमिक देने को तैयार हो जाता है जिनकी मांग बेरोजगार होती है, मतलब जो अच्छे रहते हैं वहाँ पर। इसके विपरीत जिन साधनों की मांग अधिक रोजगार है उन्हें अपेक्षाकृत कम परिश्रम दिया जाता है। इस प्रकार जिन श्रमिकों की मांग बेरोजगार है वे ऊंची मजदूर पाने में सफल हो जाता है, मतलब जो अच्छे अनुभवी जो कार्य करने में क्षमता रखता है उसकी कार्य क्षमता को देखकर उसको अधिक जो है मूल्य पाने का अधिकार होता है। समझ आ सकते बच्चों यहाँ पर। अगला देखेंगे सरकार के लिए महत्व। सरकार के दृष्टिकोण से भी मांग की लोच की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए अवधारणा का महत्व इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, कर नीति निर्धारण में सहायक। तो यहाँ पर बोले मांग की लोच की धारणा सरकार की कर नीति के निर्धारण में सहायक सिद्ध होती है। जब वित्त मंत्री बजट के नए कर के प्रस्ताव पर विचार करते हैं तो उन्हें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसे वस्तुओं पर कम कर लगाया जाए जिनकी मांग अधिक रोजगार होता है, और ऐसे वस्तु पर अधिक कर लगाया जाए जो उनकी मांग बेरोजगार है, मतलब कम है, मतलब उसकी मांग उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा है कर के भार का अध्ययन करने में सहायक। तो यहाँ पर कर लगाते समय सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या कर भार की होती है। प्रत्येक देश की सरकार का यह कर लगाते समय सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या कर भर होती है। प्रत्येक देश की सरकार यह प्रयास होता है कि कर इस प्रकार लगाया जाए कि उनका भार न्यायपूर्ण हो। इसके लिए सरकार को मांग की लोच के अधिकांश भाग उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की मांग अधिक रोजगार है तो उत्पादक कर के भार को इस प्रकार हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे और यह भार स्वयं ही वहन करना पड़ता है। जैसे बहुत सी चीज़ होता है जो सस्ती चीज़ में जो ज़्यादा चलन होता है उसमें टैक्स लगा देता है, तो टैक्स में लगाने से उसमें क्या होगा, उसमें जो है भार अधिक हो जाता है। तो जैसे आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स पॉलिसी। मांग एवं मांग की लोच का पूर्ण ज्ञान आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होता है। व्यापारी उच्च वाचनों पर नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधि में वांछित परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि सरकार को इस संबंध में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी हो। मतलब जो भी हम करते हैं वहाँ पर मांग की लोच पर महत्वपूर्ण ध्यान देना आवश्यक है, कहा गया यहाँ पर। अगला है देखेंगे सार्वजनिक सेवाओं को निर्धारण करने में सहायक, हेल्पिंग इन द डिटरमिनेशन ऑफ पब्लिक यूटिलाइज है ना यूटिलिटीज। मांग की लोच की धारणा सरकार को यह निर्णय लेने में सहायक करता है कि किन किन उद्योगों को सार्वजनिक सेवाओं का उद्योग घोषित किया जाए ताकि उनका स्वामित्व एवं प्रबंधक सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाए। यहाँ पर बोला गया है कौन सी सार्वजनिक सेवाओं को अपने अधिकार में लिया जाए जो सरकार द्वारा। इस संबंध में यह वांछनीय है कि जिन उद्योगों को उत्पादन की मांग बेरोजगार है उन्हें सार्वजनिक सेवा के उद्योग घोषित कर दिया जाना चाहिए। इनके अलावा जिन उद्योग में आवश्यक वस्तु एवं सेवा को उत्पादन किए जाते हैं उन्हें भी सार्वजनिक सेवा वाले उद्योग घोषित किया जाना चाहिए, जो सभी के लिए होना चाहिए ना। रोजगार मांग वाली वस्तुओं को उत्पादन करने वाले उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो क्या बोला गया है ध्यान सुनेंगे, रोजगार मांग वाली वस्तुओं को उत्पादन करने वाले उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता है रोजगार। अगला है विदेशी व्यापार में महत्व। मांग की जो बोला है इम्पोर्टेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो मांग की लोच की धारणा विदेशी व्यापार की नीतियों का निर्माण करने के संबंध भी महत्वपूर्ण होता है। इस धारणा की सहायता से यह निर्धारण करने में सहायता मिलती है कि अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश की वस्तुओं से किस दर पर बदला जाना चाहिए। यदि हमारे देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मांग बेरोजगार है तो हम अपनी वस्तुओं को अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं यदि हमारे देश में उनकी मांग बेरोजगार है तो हमको लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। जैसे हम पेट्रोल डीजल बोलते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। ध्यान है सबको। परिवहन उद्योग में महत्व। मांग की लोच परिवहन उद्योग में भाड़े की दर निर्धारित करने में सहायता होती है। जिन वस्तुओं को परिवहन मांग बेरोजगार होती है उनका भाड़ा अधिक रहता है और जिन वस्तुओं की यह मांग अधिक बेरोजगार होते हैं उनका भाड़ा कम रखा जाता है। अगला देखेंगे
साधनों के आवंटन में सहायक, इम्पोर्टेंट इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मांग की लोच की धारणा उत्पादन के साधनों के आवंटन में भी सहायक होती, मतलब बांटने के लिए। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण मांग की लोच के आधार पर किया जाता है। जिन वस्तुओं की मांग बेरोजगार है उनके उत्पादन के लिए अधिक साधनों का आवंटन किया जाता है, क्योंकि ऐसे करने से उत्पादन इनका अधिक उत्पाद कर सकेगा, परिणाम स्वरूप अपने बिक्री को बढ़ाकर अधिक लाभ कमा सकेगा। अगला है विनिमय दर के निर्धारण में सहायक, मतलब विनिमय दर मामलों में एक दूसरे को बांटना देना। तो यह इम्पोर्टेंट इन द डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। जब एक देश की सरकार को अपनी मुद्रा का मूल्य विश्व के अन्य देशों की मुद्रा की मांग बेरोजगार होती, उन देशों की मुद्रा के साथ अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर ऊंची रखी जाती है। जिन देशों के लिए हमारे देश की मुद्रा की मांग अधिक रोजगार होती है, उन देशों की मुद्रा के अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर नीची रखी जाती है, ध्यान रखना। इनके विपरीत जब एक देश अपने मुद्रा के अमूल्यांकन अथवा अधिमूल्यांकन के बारे में निर्णय लेता है तो भी मांग की लोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला देखेंगे संपूर्ण जो होता है, संपन्नता के बीच निर्धनता के विरोधाभास की व्याख्या। तो इट एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एडमिट्स पेंटिंग। तो मांग की लोच की धारणा हमें यह समझाने में सहायता प्रदान करती है कि संपन्नता के बीच निर्धनता कैसे बनी रहती है, मतलब जो संपन्न रहता है उसके बीच गरीबी कैसे बनी रहती है। यदि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है तो उसे अधिक उत्पादन होने पर उसके मूल्य में कमी हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं टूबी फ्रिज जो पहले शुरुआत में आया था तो बहुत ही कीमती था, उसको जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता उसका रेट आज का क्या हो धीरे धीरे कम, तो ऐसे बेरोजगार। अतः वस्तुओं के अधिक उत्पादन होने पर भी मूल्य में कमी होने के कारण गरीबी बनी रहती है, कितना भी हो जाए उत्पादन लेकिन गरीबी बनी रहे। ऐसी स्थिति शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के संबंध में लागू होती है। इसलिए सरकार किसी उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने पर इसके मूल्य में कमी होने की संभावना पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्थ मूल्य सपोर्ट प्राइस की विशेष व्यवस्था की गई है। अगला देखते हैं मांग के नियम तथा मांग की लोच में अंतर। जैसे मांग का नियम और मांग की लोच, जैसे अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम किस वस्तु की कीमत और इसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताती है। इसके अंतर्गत देखेंगे मांग की लोच में वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जिस दर में परिवर्तन आता है उसे मांग की लोच कहता है ना, ध्यान रखेंगे। इसमें मांग का नियम है मांग में परिवर्तन की दशा को बताता है, मतलब किसका बार हो रहा है। तो यहाँ मांग की लोच मांग में परिवर्तन की मात्रा को बताता है। तो इस प्रकार आज के बेटा से गुड डे, ठीक है, आज के लिए समाप्त होता है आपका 11वां भाग।